चलो, तो देखो आज का आपका जो सेशन होने वाला है, यहाँ पर जो टॉपिक है आपका वो है बेसिकली फूड न्यूट्रिशन का सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन में देखो बहुत स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप ये चीज पढ़ा रहे हो जो कि हमारे एग्जाम में नहीं आ रही है। देखो, आपके एग्जाम का सिलेबस मेरे सामने है अभी। ठीक है, आपके एग्जाम के सिलेबस में देखो आपका जो फूड केमिस्ट्री का पोर्शन था वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें आपका कवर करा दिया है न्यूट्रिशन के सेक्शन में। तो जो कार्बोहाइड्रेट मेंशन किया गया था फूड केमिस्ट्री में उसको तो हमने पढ़ाया ही, साथ में उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, बायोसिंथेसिस होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने न्यूट्रिशन में भी कवर कर दिया। यही किया प्रोटीन के साथ भी और आगे आपका जो फैट था उसके साथ भी। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इन तीनों टॉपिक्स को यहां पर भी पढ़ लिया ताकि उससे रिलेटेड अगर सपोज दैट न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे मिस ना करो, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो आसानी से। ठीक है, यही वजह थी कि हम लोगों ने यहां पर कार्ब्स को, प्रोटीन्स को एज वेल एज फैट्स को भी इंक्लूड किया। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स को भी हम लोगों ने कार्ब्स के अंदर पढ़ लिया था। क्लियर? अब देखो आपका जो न्यूट्रिशन का सेक्शन है यहां पर क्या क्या मेंशन किया गया है। यहां पर मेंशन किया गया है वाटर को और विटामिन्स को। देखो वाटर यूनिट का नाम है, लेकिन वाटर के बारे में आपको ज्यादा इसमें पढ़ना है नहीं। क्या क्या है इसमें? सोर्सेज, बॉडी नीड्स, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, बॉडी कंपोजिशन, बस। ठीक है, यहां तक इसमें वाटर में दिया हुआ है और उसमें से भी बॉडी कंपोजिशन आप हटा ही दो, बॉडी कंपोजिशन तो एक अनदर टॉपिक हो जाता है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें यहां पर बताया जा रहा है एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, इसको तो वाटर के अंदर रखना ही नहीं चाहिए था, इसको तो एक सेपरेट यूनिट बनानी चाहिए थी इनको। ठीक है, इसके अलावा आरडीए, बीएमआर, ये सब वाटर के अंदर क्या कर रहा है भाई, ये सब टॉपिक वाटर में क्या कर रहे हैं, इनका तो एक अलग से आपको सिलेबस बना करके, अलग से यूनिट बना करके देना चाहिए था। एक्चुअली ये सिलेबस प्रिपेयर किया गया है बहुत ही जल्दबाजी में, यही वजह है कि कुछ भी कहीं से भी उठा करके कट कॉपी पेस्ट करके कहीं पे भी डाल दिया गया है। ठीक है, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। क्लियर? हमको खैर उससे मतलब नहीं है कि कैसे प्रिपेयर किया गया, क्यों ऐसा बनाया गया, हमको इससे मतलब है कि जो भी चीजें इसमें दी गई हैं, जो भी चीजें मेंशन करी गई हैं, वो हम कवर करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखो आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि बीएमआर है, जैसे कि आरडीए है, जैसे कि विटामिन है, एज वेल एज मिनरल्स हैं। ठीक है, मिनरल्स की भी आपकी 1-2 क्लास जा चुकी है, तो वहां तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम आज की इस क्लास में कवर करेंगे। बेसिकली हम यहां पर ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जिसमें ये पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर हुए हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, गुड इवनिंग वंदना, गुड इवनिंग राज। ओनली टॉपिक्स नेम दे दिया, हाँ वही किया है, केवल टॉपिक का नाम दे दिया इन लोगों ने और किसी भी यूनिट में कुछ भी डाल दिया है। खैर उससे हमको लेना देना नहीं है। हम देखो यहां पर आज की इस क्लास में क्या करने वाले हैं। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में आपके सामने जो स्क्रीन पे जो टॉपिक्स यहां पर मेंशन किए गए हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम यहां पर कवर करेंगे। जैसे आरडीए दिया हुआ है, बीएमआर दिया हुआ है, विटामिन्स एज वेल एज मिनरल्स। अब देखो मिनरल्स आपका जो सिलेबस अभी है उसमें कंप्लीट नहीं हुआ है। आई थिंक 22 क्लासेस गई हैं ओवरऑल, जिसमें से मिनरल्स की सिर्फ एक क्लास गई हुई है। फिर भी मिनरल्स को आप लोगों ने फूड केमिस्ट्री के सेक्शन में भी पढ़ रखा है। ठीक है, कुछ मिनरल्स को शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा फूड केमिस्ट्री के सेक्शन में भी। खैर अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम लोग यहां पर तो पढ़ ही रहे हैं। तो उन पर्टिकुलर मिनरल्स तक हम लोग पढ़ेंगे जहां तक हम लोगों ने अभी तक क्लासेस कर ली हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस जा चुकी हैं। ठीक है, बाकी विटामिन्स कंप्लीट कर लिया है तो विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको यहां पर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बीएमआर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या फिर आरडीए से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। टोटल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शुरुआत में ही हम यहां पर टोटल 41 क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने रहेंगे उनका मल्टीपल ऑप्शन होगा। आपको राइट ऑप्शन क्या होता है वो कमेंट करते रहना है। ठीक है, पार्टिसिपेट सबको करना है। जितने भी लोग लाइव में आए हुए हैं आप सभी लोग आंसर करेंगे, तभी अच्छा इंटरेक्शन बन पाएगा इन बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको कितने टॉपिक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को वन बाय वन और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। यहां पर बोल रहा है व्हाट आर बिटॉट्स स्पॉट्स। बिटॉट्स स्पॉट क्या होता है? ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन कह रहा है रेज्ड मडी पैचेस ऑन द स्किन। सेकंड ऑप्शन है ड्राई पैचेस ऑन द कंजक्टाइवा। थर्ड ऑप्शन है एक्यूमुलेशन ऑफ फोमी मटेरियल ऑन द कंजक्टाइवा। फोर्थ ऑप्शन है स्कारिंग ऑफ द कॉर्निया। हिंदी में समझा देते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। बिटॉट्स स्पॉट एक डिजीज होती है, उसके सिम्टम क्या होते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है कि मडी सा अपीयरेंस हो जाता है स्किन, त्वचा के ऊपर,
दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ड्राई पैचेस पड़ जाते हैं, कंजक्टाइवा, मतलब जो आई का व्हाइट कलर का पोर्शन होता है उसमें ड्राई पैचेस हो जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि फोमी मटेरियल, फोम जैसा कुछ मटेरियल बन जाता है कंजक्टाइवा यानी व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई में। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि कॉर्निया में स्कार्स पड़ जाते हैं, काला जो पोर्शन होता है आई का उसमें स्कार्स पड़ जाते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग को आंसर करना है, ठीक है। देखो यहां पर आंसर सारे ए आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है, और कुछ लोगों ने बी भी बोला है। चलो समझते हैं बिटॉट्स स्पॉट क्या होता है। देखो ये आपके सामने आई का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आई का स्ट्रक्चर है। व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई तो दिख ही रहा है, इसके अलावा ब्लैक पोर्शन भी होता है, ब्लैक पोर्शन को भी इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्लैक पोर्शन ऑफ द आई है, ठीक है। अब देखो जो व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई है जिसको हम कंजक्टाइवा बोलते हैं, उसके ऊपर ट्रायंगुलर मडी अपीयरेंस आपको देखने को मिल जाता है। ट्रायंगुलर होता है जनरली और फोमी स्ट्रक्चर रहता है, फोम जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उभरा हुआ स्ट्रक्चर रहता है किस पर, व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई जिसको हम लोग कंजक्टाइवा बोलते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये जो डिजीज है इसको हम लोग बोलते हैं बिटॉट्स स्पॉट। एक स्पॉट टाइप का इसमें दिख रहा है ना आपको, ट्रायंगुलर फोमी स्पॉट, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बिटॉट्स स्पॉट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि स्किन के ऊपर मडी पैचेस पड़ जाते हैं, नहीं, आई में कंजक्टाइवा के ऊपर हो रहा है, स्किन के ऊपर नहीं हो रहा है, त्वचा के ऊपर नहीं हो रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि ड्राई पैचेस आ रहे हैं कंजक्टाइवा के ऊपर, ड्राई पैचेस नहीं है भाई, ड्राई पैचेस नहीं है, यहां पर क्या है, फोमी मटेरियल है कंजक्टाइवा के ऊपर। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ फोमी मटेरियल ऑन द कंजक्टाइवा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्कारिंग ऑफ कॉर्निया को कॉर्नियल स्कार बोलते हैं, ये अलग टाइप की डिजीज होती है। क्लियर, क्लियर हुआ। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कंजक्टाइवा के ऊपर यानी जो व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई है उसमें फोमी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि जनरली ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, त्रिकोणीय होता है जनरली देखने में। आया समझ में? मैक्सिमम लोगों ने यहां पर जो आंसर दिया था, ठीक है। चलो तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर। जहां पर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो तुरंत आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। आप नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको कहां पर इश्यूज आ रहे हैं। क्लियर, ये एक डाउट क्लास है, तो आपके जो भी डाउट आते हैं आप यहां पर पूछ सकते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अच्छा एक बार अब ये देख लेते हैं कि बिटॉट्स स्पॉट हम लोगों ने पढ़ा क्यों, यहां पर ये टॉपिक आया कहां से। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी जब होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ये पर्टिकुलर डिजीज देखने को मिलती है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। बहुत सारी डिजीज है, कॉर्नियल स्कार है, ठीक है, किरेटोमलेशिया है और किरेटिनाइजेशन ऑफ द आई है। इसके अलावा बिटॉट्स स्पॉट आपने देख ही लिया, इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, निक्टाइलोपिया जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जो कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती हैं, उन्हीं पर्टिकुलर डिजीज में से एक डिजीज है बिटॉट्स स्पॉट, ठीक है। स्कारिंग ऑफ द कॉर्निया क्या होता है, देखो ये ब्लैक पोर्शन ऑफ द आई है जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। अगर इसमें अल्सर्स हो जाते हैं तो कॉर्नियल अल्सरेशन होता है। जब वो अल्सर ठीक हो जाता है तो ठीक होने के बाद एक स्कार देकर के चला जाता है। अल्सर का मतलब क्या होता है, छाले टाइप का पोर्शन, ठीक है। अब वो अगर अल्सर ठीक हो गया तो एक स्कार देकर के चला जाता है, एक धब्बा सा देकर के चला जाता है इस काले से पोर्शन में, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्नियल स्कारिंग, ठीक है। क्लियर। हां, बच्चों में भी ये डिजीज देखने को मिलती है, बच्चों में ही ज्यादातर विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज आपको देखने को मिलती है। बचपन से ही आप इसकी डेफिशिएंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस में। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज बीएमआर। बीएमआर से क्वेश्चन है भाई, बीएमआर को बढ़ाने का काम इनमें से कौन सा फैक्टर करता है। पहला ऑप्शन है स्मोकिंग, सेकंड ऑप्शन इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, थर्ड ऑप्शन है प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, फोर्थ ऑप्शन है कोल्ड एक्सपोजर। हिंदी में बता देते हैं, जो बीएमआर होता है उसको बढ़ाने के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला कह रहा है स्मोकिंग यानी सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। अगला कह रहा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि आप एक ही जगह पर लगातार काफी समय के लिए अगर बैठे रहते हैं तो ऐसी लाइफस्टाइल को सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। जैसे कि ऑफिस में कोई भी जाकर के काम करता है तो बैठा रहता है। थर्ड है प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग यानी बहुत दिनों से अगर आप कुछ भी ना खाए हुए हो, ठीक है। आगे है कोल्ड एक्सपोजर यानी ठंड जब आपको लगती है तब। बताओ इंक्रीज कब होता है बीएमआर, वही पूछा है आपसे।
बीएमआर क्या अर्थ है भाई? बीएमआर पढ़ाया है ना हमने, बीएमआर से रिलेटेड अभी आगे भी ये क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको भी नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है? जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे, ये क्या होता है उसको भी बताएंगे। क्लासेस आपको दी गई हैं तो आपका फर्ज बनता है ना कि आप उसको एक बार जा करके देख भी लो, ठीक है? ये सारे टॉपिक्स हम लोग खत्म कर चुके हैं, बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में फूड न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पढ़ा था, फिर भी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है? चलो देखो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जब स्मोकिंग करता है कोई भी इंसान तो उसका बीएमआर जो होता है वो बढ़ जाता है। बीएमआर क्या होता है, वो उसके मेटाबॉलिज्म का रेट होता है, ठीक है? जो कि जितनी भी रिएक्शंस चल रही है बॉडी के अंदर, उनका जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसका जो रेट होता है, जिसको हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट के नाम से जानते हैं, चलो बता ही दिया, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीएमआर बोलते हैं। जब स्मोकिंग करता है कोई भी इंसान तो उस दौरान बीएमआर बढ़ जाता है, और ये फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे जब हम लोगों ने बीएमआर के बारे में पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर वाले सेक्शन में। बात करें अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल की, तो इससे बीएमआर बढ़ता नहीं है, इससे बीएमआर घटता है। प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग से भी बीएमआर क्या होता है, घटता है। कोल्ड एक्सपोजर में भी बीएमआर घटता है। तो इन तीनों फैक्टर्स की वजह से बीएमआर कम होता है, और स्मोकिंग अगर कोई भी करता है इंसान तो उससे बीएमआर बढ़ता है। क्लियर है? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यही बताया था, 10% के अप्रॉक्स बढ़ जाता है। अब देखो ये जरूरी नहीं कि 10% ही बढ़े, कोई स्मोकर ऐसा होगा जो कि दिन में बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा बीएमआर बढ़ जाएगा। कोई स्मोकर ऐसा होगा जो कि कम स्मोकिंग करता है तो उसमें कम बीएमआर बढ़ेगा। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 10% का इंक्रीज, 10% तक का इंक्रीज आपको देखने को मिल जाता है जब कोई भी पर्सन स्मोकिंग करता है तो। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ बीएमआर टिपिकली इज हाईएस्ट? मतलब बीएमआर सबसे ज्यादा किस स्टेज ऑफ लाइफ में होता है? ऑप्शंस की बात करें, एडोलेसेंस यानी जो आपकी युवावस्था होती है उस दौरान, युवावस्था क्या ये जो पीरियड होता है आपका टीन एज वाला पीरियड, उसको एडोलेसेंस एज कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है अर्ली अडल्टहुड, थर्ड ऑप्शन है इन्फेंसी, और फोर्थ ऑप्शन है एल्डरली। एल्डरली का मतलब होता है जब आप काफी उम्र दराज हो जाते हो तब। बताइए सबसे ज्यादा बीएमआर कब देखने को मिलेगा इन सारे ऑप्शंस में? बताइए भाई। देखो आंसर सब लोग करो, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि आंसर आप सभी लोगों को करना है। चलो मैक्सिमम आंसर्स यहां पर ए आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है? ए आ रहा है, सी आ रहा है। चलो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनफेंसी। इनफेंसी का मतलब क्या होता है, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो अर्ली जो उसका पीरियड होता है उसमें उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है? शिशु, शिशु बोलते हैं ना। तो उस दौरान बीएमआर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? क्योंकि उस दौरान सबसे ज्यादा ग्रोथ होनी होती है बच्चे की, ठीक? इस वजह से इस दौरान सबसे हाईएस्ट बीएमआर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा बीएमआर इनफेंसी वाली स्टेज में देखने को मिलेगा किसी भी पर्सन की पूरी लाइफ साइकिल के दौरान। क्लियर है? हाँ, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज आरडीए स्टैंड्स फॉर? आरडीए का फुल फॉर्म क्या होगा, बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है? चलो बीएमआर वाला एक बार लिख भी देते हैं, ठीक है? बीएमआर का क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है? चलो अब आरडीए का पूछ रहा है, आरडीए का फुल फॉर्म बताओ भाई। पहला ऑप्शन कह रहा है रिकमेंडेड डाइटरी असेसमेंट, सेकंड कह रहा है एवरेज डेली इंटेक, थर्ड कह रहा है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, फोर्थ कह रहा है एवरेज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। बताइए। ठीक, वेरी गुड, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ठीक है? आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि यूपी पीजीटी की डेट जनवरी तक होने की न्यूज़ सुनाई पड़ रही है। अच्छा, तो देखो अभी आपके एग्जाम का तो डेट आया नहीं है, रिलीज तो हुआ नहीं है ऑफिशियली। अगर रिलीज हो जाता है तो उस सिचुएशन में अगर डेट्स क्लैश करेंगी तो फिर से ये जो मामला है पूरा ये आयोग के पास तक जाएगा, तो डेट्स क्लैश नहीं करेंगी। एक दो दिन का भी अगर फर्क रहेगा तो रहेगा ही। क्लियर? चलो तो यहां पर इसका आंसर क्या हो गया, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज जेंडर इन्फ्लुएंस बीएमआर? बेसल मेटाबॉलिक रेट को जेंडर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? ऑप्शंस की बात करें, पहला ऑप्शन है वुमेन हैव हायर बीएमआर देन मेन, यानी जो औरतें होती हैं उनका बीएमआर ज्यादा होता है आदमियों के कंपैरिजन में। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि मेन का ज्यादा होता है औरतों से,
ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि बीएमआर आइडेंटिकल होता है, दोनों जेंडर में सेम होता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि जेंडर्स का कोई इंपैक्ट ही नहीं होता है बीएमआर के ऊपर। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग अनुपमा। ऋषिकेश इज सेइंग सर फूड एडिटिव का डाउट क्लास का पीडीएफ नहीं शो कर रहा है। अच्छा ठीक है, बता दिया जाएगा मैनेजमेंट को, ये आपको मिल जाएगा वहां पर। देखो यहां पर ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया है ए, बी और कुछ लोगों ने डी भी दिया है। चलो देखते हैं। देखो तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ डज जेंडर इन्फ्लुएंस बीएमआर। जेंडर का क्या रोल होता है बीएमआर के ऊपर, कैसे इन्फ्लुएंस करता है? ऑप्शंस देखो, पहला कह रहा है कि वुमेन का ज्यादा होता है मेन के कंपैरिजन में, वुमेन का ज्यादा नहीं होता है। बीएमआर ज्यादा होता है मेन का एज कंपेयर टू वुमेन। क्लियर? तो यहां पर जो सेकंड ऑप्शन है आपका, मेन हैव हायर बीएमआर देन वुमेन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखो फिजियोलॉजिकली और फिजिकली हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई होती है कि मेन जो होते हैं उनमें मसल मास ज्यादा होता है, वुमेन जो होती हैं उनमें फैट का कंपोजिशन, फैट का मात्रा ज्यादा होता है। क्लियर? तो जो मसल मास जिनके अंदर ज्यादा होता है उनके अंदर बीएमआर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जिनके अंदर फैट का मास ज्यादा होता है। तो वुमेन में फैट का मास ज्यादा होता है, उनका बीएमआर कम होता है कंपैरेटिवली, अगर आप कंपेयर करोगे मेंस से तो। क्लियर? ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा था, वो दोनों कंपैरिजन किया था जो अपनी क्लासेस थी उनके अंदर। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई बीएमआर आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है, तो उसको आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि उसको बिना पढ़े ही ऐसे हल्के में पढ़ के निकल गए, अच्छे से पढ़ना है ना उन सारी चीजों को। अगला क्वेश्चन है, दिस इज सिंथेसाइज्ड इन बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज रेफर्ड टू एज। ये जो यहां पर वाटर है कब सिंथेसाइज होता है? जब ऑक्सीडेशन होता है फैट का, प्रोटीन का या फिर कार्बोहाइड्रेट का। ऐसे वाटर को हम लोग कौन सा वाटर बोलते हैं? ऑप्शंस आर इंटरसेलुलर वाटर, इंट्रासेलुलर वाटर, मेटाबॉलिक वाटर, एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर। बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका? बताइए, देखो सभी लोग आंसर करो। जी बिल्कुल, वेरी गुड, ज्यादातर लोगों ने यहां पर बिल्कुल सही आंसर किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाबॉलिक वाटर। देखो जब फैट जो होता है ये बॉडी के अंदर जाने के बाद ऑक्सीडाइज होता है, या फिर प्रोटीन ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वहां पर वाटर रिलीज होता है। ये जो वाटर पर्टिकुलरली जो रिलीज हो रहा है, इस वाटर का नाम है मेटाबॉलिक वाटर। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। ठीक, बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ प्रोटीन फॉर मेल्स इज बेस्ड ऑन रेफरेंस वेट ऑफ। जो मेल्स होते हैं उनका जो आरडीए होता है प्रोटीन के रिस्पेक्ट में, उसको निकालने के लिए मेल का रेफरेंस वेट कितना लेते हैं हम लोग, इंडिया के लोग। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है कि 60 केजी, सेकंड ऑप्शन है 65, थर्ड ऑप्शन है 70 और फोर्थ ऑप्शन है 75 केजी। बताइए भाई, जो मेन होता है एवरेज मेन का एक आइडियल वेट जिसको हम लोग रेफरेंस वेट बोलते हैं, ये कितना है अभी भारत में? आईसीएमआर एनआईएन इसको रिलीज करता है। आईसीएमआर एनआईएन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एनआईएन का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ये हर 10 साल में जनरली देखने को ये मिलता है कि जो आरडीए होता है इसको रिवाइज किया जाता है। तो पहले अभी 2020 से पहले हम लोग 2010 का आरडीए का डेटा यूज कर रहे थे, उसको भी आईसीएमआर एनआईएन ने रिलीज किया था, फिर से 2020 में इसको रिलीज किया गया है। तो हम लोग अभी जो फॉलो कर रहे हैं वो लेटेस्ट डेटा को फॉलो कर रहे हैं, 2020 के डेटा को। मुख्यतः क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर यहां पर मेंशन नहीं किया गया, जैसे देखो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि हम लोग कौन सा ईयर वाला डेटा लेंगे, 20 वाला या 10 वाला, तो आपको 20 वाला ही लेना है क्योंकि वो लेटेस्ट डेटा है। अगर 10 वाला मेंशन किया गया है तो आपको 10 वाला डेटा लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए यहां पर बोला गया है कि 65, हाँ, और वुमेन का 55। वेरी गुड सेशन। ठीक है, देखो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो एक एवरेज मेन का वेट माना गया है पूरे इंडिया में वो 65 किलो माना गया है, 65 केजीज। और एक एवरेज वेमेन का अगर यहां पर पूछ लेता तो एवरेज वेमेन का इसका कितना हो जाता? 55 केजीज। 55 किलो एवरेज वेमेन का वेट कंसीडर किया जाता है। 2010 के अकॉर्डिंगली ये हुआ करता था 60 केजी। 2010 के अकॉर्डिंगली जो एवरेज वेट हुआ करता था इंडियंस का वो 60 किलो हुआ करता था। इससे क्या पता चलता है? जो एवरेज वेट होता है इंडियंस का वो लगातार बढ़ा है पिछले 10 सालों में। क्लियर?
इसी वजह से रेफरेंस वेट जो है वो 60 से बढ़ के 65 कंसीडर कर लिया गया है। क्लियर जी। एनआईएन का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दी विटामिन विच कंबाइन विद फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स एंड प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। ऐसा विटामिन जो कि फ्री ऑक्सीजन रेडिकल के साथ कंबाइन कर लेता है और आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको, उसकी जो इंटीग्रिटी होती है, मतलब उसकी जो कॉन्टिन्यूएशन है, उसका एक जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है उसको मेंटेन करके रखने का काम करता है। ऑप्शंस आर विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई। बताइए भाई। मैक्सिमम आंसर्स आए हैं ए, कुछ लोगों ने डी दिया है आंसर, बाकी सब लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ए आंसर्स मैक्सिमम आ रहे हैं। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर हमसे बोला कि फ्री ऑक्सीजन रेडिकल के साथ ये पर्टिकुलर विटामिन कंबाइन हो जाता है और आपके सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम बेसिकली करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दैट इज विटामिन ई। भाई विटामिन ई में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट होता है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हम लोगों ने बोला था कि नहीं बोला था? नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट मतलब इस विटामिन को अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स लगातार बनते रहते हैं उनसे बचाने का काम करता है। ये फ्री रेडिकल्स करते क्या हैं? जहां पर भी फैट या फैट कंटेनिंग कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये वहां पर जाते हैं और उस पर्टिकुलर फैट के ऊपर अटैक करके उसको ऑक्सीडाइज कराने का काम करते हैं। तो देखो सेल मेम्ब्रेन में फैट का क्या रोल है? सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? सेल मेम्ब्रेन बनती है हमारी फॉस्फोलिपिड से, पढ़ा होगा आप लोगों ने, फॉस्फोलिपिड से। अब देखो फॉस्फोलिपिड में लिपिड वर्ड आ रहा है ना, एक टाइप का कंपाउंड लिपिड है, लिपिड वर्ड आ रहा है। अब इसको भी ऑक्सीडाइज करा देगा जो हमारा फ्री रेडिकल होता है, जो कि बॉडी में लगातार बनता रहता है। जैसे आपने एक्सरसाइज किया तब भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनकी वजह से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता रहता है। ये फ्री रेडिकल आपके बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, इनसे बचाने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो इन पर्टिकुलर फ्री रेडिकल के साथ खुद जाकर के कंबाइन हो जाता है और इनका जो रिएक्शन होता है, इनसे होने वाले जो हार्म होते हैं उनसे बॉडी को बचाने का काम करता है। क्लियर? इस वजह से यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विटामिन ई विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द फॉर्म ऑफ विटामिन डी अकर्स इन फूड ऑफ एनिमल ऑरिजिन इज कॉल्ड। ऐसा फॉर्म विटामिन डी का जो कि एनिमल ऑरिजिन वाले फूड में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन कह रहा है अर्गो कैल्सिफेरॉल, सेकंड ऑप्शन इज कॉलीकैल्सिफेरॉल, थर्ड इज कैल्सिफेरॉल, फोर्थ इज अर्गोस्टेरॉल। बताइए भाई, आंसर आप सभी को करना है। एक आंसर आया अभी, बाकी लोग भी आंसर करो भाई, बाकी लोग आंसर करिए। चलिए, बी भी आ रहा है आंसर, ए भी आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉलीकैल्सिफेरॉल विल बी द करेक्ट आंसर। एनिमल ऑरिजिन वाले फूड में बोल रहा है कि विटामिन डी का कौन सा फॉर्म पाया जाता है, तो एनिमल ऑरिजिन में पाया जाता है कॉलीकैल्सिफेरॉल। अगर यही प्लांट ऑरिजिन वाले फूड में पूछता तो इसका क्या नाम हो जाता? अर्गोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, बात करें अगर हम कैल्सिफेरॉल की तो ये कॉमन टर्म है, इसको हम लोग कॉमन टर्म बोलते हैं। ये जो टर्म है ये दोनों को डिफाइन करता है, अर्गो कैल्सिफेरॉल को भी करता है एज वेल एज कॉलीकैल्सिफेरॉल को भी डिफाइन करता है। ठीक है, ठीक है, दोनों के लिए एक कॉमन टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिफेरॉल। अर्गोस्टेरॉल क्या होता है? ये एक ऐसा स्टेरॉल होता है जिसके ऊपर जब सन रेज की यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं, इसके ऊपर जब सन रेज की यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अर्गो कैल्सिफेरॉल में। ये एक टाइप का स्टेरॉल है जो कि प्लांट्स के ऊपर पाया जाता है, इसके ऊपर सनरेज की यूवी रेडिएशन पड़ती है तो ये कन्वर्ट होता है अर्गो कैल्सिफेरॉल में। क्लियर? कॉलीकैल्सिफेरॉल जो है ये एनिमल्स के अंदर पाया जाने वाला विटामिन डी का फॉर्म होता है। क्लियर हुआ? हम लोग भी तो एनिमल में आते हैं ना वीर, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ किंगडम एनिमेलिया।
तो हम लोगों के अंदर भी कैसा फॉर्म होगा, कॉलीकैल्सिफेरॉल का ही फॉर्म होगा। ठीक है, हमारे बॉडी के ऊपर एक स्टेरॉल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, उसके ऊपर जब सनरेज की यूवी रेडिएशन पड़ती है तो ये कन्वर्ट होता है कॉलीकैल्सिफेरॉल में। प्लांट के अंदर जो स्टेरॉल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं अर्गोस्टेरॉल। इसके ऊपर सनरेज की यूवी रेडिएशन पड़ती है तो कन्वर्ट होता है अर्गोकैल्सिफेरॉल में। क्लियर है, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। कब कब इसमें हाइड्रोक्सिलेशन होता है, OH ग्रुप कब आकर के जुड़ता है, लीवर में कौन सा OH ग्रुप आकर के जुड़ता है किस पोजीशन पर, किडनी में किस पोजीशन पर आकर के जुड़ता है, ये सारी बातें हम लोगों ने अपनी क्लासेस में कर रखी हैं ऑलरेडी, जब विटामिन डी हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर है। द पर्सन आर गोइंग थ्रू मेंटल डिसऑर्डर दे कैन ट्रीट डायरेक्टली बाय विटामिन B6। मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स, देखो जरूरी नहीं कि आप B6 से डायरेक्टली उनको ट्रीट कर दो। B6 से की डिफिशियंसी से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कंफ्यूजन्स होते हैं, कन्वल्जन्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कंफ्यूजन कन्वर्जन जो हो रहा है वो किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो आप अपने मन से नहीं ट्रीट कर सकते हो, ये साइकेट्रिस्ट डिफाइन करेगा कि किसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, फिर भी जो मेंटल कंडीशंस होती हैं जैसे कंफ्यूजन्स हैं, कन्वर्जन्स हैं, डिप्रेशंस की कंडीशन है, इनमें ज्यादातर देखा गया है कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसे रोग होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होने वाला इफेक्ट क्या है इनमें से। ऑप्शन है, स्किन में एलर्जी होना, जॉइंडिस हो जाना, क्रिटिनिज्म, वीक इम्यून सिस्टम। बताओ भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। किसी का आंसर नहीं आया अभी। बोल रहा है कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, तो इनमें से कौन से सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। चलो ए आ रहा है, सी आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर बी भी आ रहा है। ठीक, चलो देखते हैं। पहला कह रहा है स्किन एलर्जीज। एलर्जीज किसकी वजह से होती हैं, ज्यादातर कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स जब हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारी बॉडी उनको एज अ एंटीजन ट्रीट करती है, एज अ पैथोजन ट्रीट करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगती है, उसको हम लोग स्किन एलर्जीज बोलते हैं। ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी से नहीं होता है। सेकेंड इज जॉइंडिस। जॉइंडिस इज अ वायरल डिसऑर्डर, ये वायरस से होने वाला एक डिसऑर्डर होता है। क्रिटिनिज्म की अगर हम बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। वीक इम्यून सिस्टम आप बोल सकते हो कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है। वीक इम्यून सिस्टम की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, देखो अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो लगातार फ्री रेडिकल्स आपकी सेल्स के ऊपर अटैक करते रहेंगे, आपकी सेल्स जो होंगी उनमें वीकनेस देखने को मिलेगी, जिससे कि आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। क्लियर, तो इसी वजह से वीक इम्यून सिस्टम विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। इनफर्टिलिटी भी होता है, इनफर्टिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो विटामिन ई ही होता है। वहां पर भी तो यही चीज हो रही है ना। इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि देखो आइदर मेल जर्म सेल और जो फीमेल जर्म सेल है उसका ऑक्सीडेशन होने लगा। क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो फ्री रेडिकल है वो कोई भी सेल देख करके तो अटैक करता नहीं है, वो जर्म सेल पे भी अटैक कर सकता है। क्लियर, तो अगर आपकी बॉडी में लगातार फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है और आप विटामिन ई को कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो मे बी जो जर्म सेल है उस पर भी जाकर के फ्री रेडिकल्स अटैक कर दें, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द क्लिनिकल साइंस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी आर। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाले कौन कौन से साइंस होते हैं इनमें से। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट करा है बिटॉट्स स्पॉट, दूसरा है कॉर्नियल जीरोसिस, तीसरा है इंसेफेलोपैथी, चौथा है एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथिका। अब आपको बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, कितने ऐसे हैं जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होते हैं। ऑप्शंस आर 1 and 2 आर करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज ऑल आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज 1, 2 and 3 आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल आर इनकरेक्ट। बताओ ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। दो लोगों ने ए आंसर किया है, एक आंसर आया है डी। ठीक है, कई लोगों ने ए आंसर यहां पर किया है, बिल्कुल सही है। देखो विटामिन ए की डिफिशियंसी से बिटॉट्स स्पॉट तो होता ही है, ठीक है, अभी हमने पीछे बोला था फोमी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कंजक्टाइवा के ऊपर हो जाता है। कॉर्नियल जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस का मतलब होता है जो कॉर्निया है, ब्लैक पोर्शन ऑफ द आई जो आपको दिखता है सामने से, काला पोर्शन, उसमें ड्राइनेस हो गई। जीरोसिस मतलब जहां पर भी वर्ड आता है इसका मतलब होता है ड्राइनेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ड्राइनेस। अब अगर कॉर्निया के ऊपर ड्राइनेस हो गई तो पलक तो आप लगातार झपकाते रहते हो, ब्लिंक तो आप करते ही रहोगे ना। ब्लिंक करने के दौरान बार बार उस पर फ्रिक्शन पड़ेगा क्योंकि अब जीरोसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है।
फ्रिक्शन की वजह से वहां पर अल्सरेशंस भी हो सकते हैं, वहां पर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, स्कार्स भी पड़ सकते हैं कॉर्निया के ऊपर। ये होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। क्लियर? तो दो डिसऑर्डर्स हमने देख लिया। इंसेफेलोपैथी जो होता है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नहीं होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1 और यू कैन से थायामिन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर एक्टोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथी का, ये होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। ठीक है, तो ये हो रहा है जिंक की डेफिशिएंसी से, और ये हो रहा है विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से, जिसको आप लोग थायामिन के नाम से भी जानते हो। क्लियर हुआ? तो यहां पर करेक्ट आंसर्स कितने हो गए? फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने ए ऑप्शन को यहां पर करेक्ट बताया था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विटामिन डी3? सिनोनिम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची होता है। विटामिन डी3 का एक और पर्यायवाची इनमें से क्या है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज रेटिनॉल, सेकंड इज कोलेकैल्सिफेरॉल, थर्ड इज गामा टोकोफेरॉल, फोर्थ इज अल्फा टोकोट्राइनॉल। विटामिन डी3 का नाम क्या है, बताओ। इंसेफेलोपैथी में क्या होता है? इट इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसमें कि आपके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है भाई क्लास के अंदर। एक बार आप क्लास जाकर के करोगे तो वहां पर सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, याद करो उस डिजीज को। तो देखो यहां पर मैक्सिमम लोगों ने बी आंसर किया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। विटामिन डी3 इज ऑल्सो नोन एज कोलेकैल्सिफेरॉल। एंड विटामिन डी2 की अगर हम बात करें, विटामिन डी2 इट इज द सिनोनिम ऑफ अर्गो कैल्सिफेरॉल। तो यहां से एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है कि प्लांट में कौन सा वाला विटामिन पाया जाता है? डी का। विटामिन डी2 पाया जाता है या फिर डी3 पाया जाता है? तो प्लांट के केस में आप क्या बोलोगे कि विटामिन डी2 पाया जाता है भाई। ठीक है, एनिमल्स के केस में आपने देख ही लिया कि विटामिन डी3 पाया जाता है। तो या तो यहां पर डी2 या डी3 के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इसका जो कंप्लीट नेमिंग है, जैसे कोलेकैल्सिफेरॉल है, अर्गोकैल्सिफेरॉल है, इसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड द कॉमन नेमिंग फॉर बोथ द विटामिन्स इज कैल्सिफेरॉल। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोलेकैल्सिफेरॉल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोकोफेरॉल इज यूज्ड इन फूड एज। टोकोफेरॉल को हम फूड में किस रूप में हम यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है एसिडिटी रेगुलेटर। एसिडिटी रेगुलेटर का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एसिडिटी बढ़ाने का काम करते हैं फूड के अंदर, बेसिकली सॉरनेस, खट्टापन बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, स्टेबिलाईजर यानी उस पर्टिकुलर फूड में दो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। जैसा टेक्सचर आपने दिया है उसी पर्टिकुलर टेक्सचर में मेंटेन करने का काम। थर्ड ऑप्शन इज एज अ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है, और फोर्थ इज इमल्सीफायर। इमल्सीफायर का मतलब होता है दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिसिबल बनाना। इमिसिबल का मतलब क्या है? दो ऐसी चीजें जो कि आपस में डिसॉल्व नहीं हो सकती हैं, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, दोनों को आपस में बांध करके रखना, इसी को इमल्सीफाइंग कहते हैं। वेरी गुड, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया, ऑप्शन नंबर सी। टोकोफेरॉल किसको हम बोलते हैं बताओ? टोकोफेरॉल किसका केमिकल नेम है? कौन से विटामिन का केमिकल नेम है भाई टोकोफेरॉल? कौन से विटामिन का नेम है? जी जी, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है टोकोफेरॉल। कौन से विटामिन का केमिकल नेम? बिल्कुल सही है। ठीक है, विटामिन ई का ये केमिकल नेमिंग हो जाता है। विटामिन की केमिकल नेमिंग आपको सब याद रखनी है। विटामिन ए, डी, ई, के एज वेल एज विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12, इसके अलावा आपको विटामिन सी, इतने जितने भी विटामिन हैं सबकी केमिकल नेमिंग को आपको जरूर से जरूर याद रखना है। क्लियर? ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ टोकोफेरॉल इज मोस्ट एक्टिव? हाँ, टोकोफेरॉल का कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा एक्टिव होता है? ऑप्शंस आर अल्फा, बीटा, डेल्टा या फिर नन। बताइए। यस यस यस, ऑप्शन विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। क्यों हम लोग उसे ब्यूटी विटामिन बोलते हैं? क्योंकि वो एज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब भाई सारी स्किन को बचाने का काम कर रहा है, तो आपकी जो फेशियल स्किन है इसको भी बचाने का काम करेगा। तो एजिंग बहुत लेट से होती है। ठीक है, जो बुढ़ापा पहले आ जाता है, अगर आप विटामिन डी का प्रॉपर कंजम्पशन कर रहे हो, विटामिन ई का सॉरी, तो ये जो झुर्रियां पड़ना है, रिंकल्स का पड़ना है या फिर रैशेस का आना है, ये सारी चीजें नहीं होती हैं स्किन के ऊपर। स्किन बहुत हेल्दी रहती है, तो जाहिर सी बात है फेशियल स्किन भी बहुत ज्यादा हेल्दी होगी। ठीक है, तो बहुत ही लेटर स्टेजेस में बुढ़ापा आता है, इसी वजह से इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। चलो वेरी गुड, यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अल्फा फॉर्म।
अल्फा फॉर्म जो होता है वो टोकोफेरॉल का मोस्ट एक्टिव फॉर्म होता है। क्लियर? बाकी जितने भी फॉर्म होते हैं वो उतने एक्टिव नहीं होते जितना कि अल्फा फॉर्म होता है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन कह रहा है डैश इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से इनमें से कौन सा एनीमिया कॉज होता है? एनीमिया इज आरबीसी की कमी, खून की कमी। ऑप्शन ए कह रहा है मैक्रोसिटिक एनीमिया, सेकंड ऑप्शन इज माइक्रोसिटिक एनीमिया, थर्ड ऑप्शन इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फोर्थ ऑप्शन इज हीमोलिटिक एनीमिया। बताइए भाई, बताइए कौन सा एनीमिया कॉज होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई? चलो, कुछ लोगों का आंसर ए है, कुछ लोगों का डी है, कुछ लोगों का सी भी है। ठीक है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब क्या है? जो आपका आरबीसी का शेप होता है, आरबीसी का शेप जो बाइकॉनकेव शेप का होता है, उसकी लिसिस होने लगती है, वो टूटने लगती है। तो आरबीसी के टूटने को हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोलिसिस बोलते हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर है तो उनमें आरबीसी जो होती है वो ब्रेक डाउन करने लगती है। इसकी वजह से एक एनीमिया कॉज होता है जिसको हम लोग हीमोलिटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? यस, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2020, देखो यहां पर बोल दिया है, डेटा दे दिया आपको। आईसीएमआर 2020 के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ द बॉडी वेट ऑफ रेफरेंस मेन इज। पर केजी कितना रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन का? पर केजी बॉडी वेट मतलब अगर मैं 70 केजी का हूं तो मुझे कितनी रिक्वायरमेंट होगी? ठीक है, ऑप्शंस आर 0.9 ग्राम पर केजी पर डे, मतलब जितना भी किलो के आप हो इंटू 0.9 पर डे आपको चाहिए होगा। सेकंड ऑप्शन इज 1 ग्राम पर केजी पर डे, थर्ड ऑप्शन इज 0.83 ग्राम पर केजी पर डे, फोर्थ ऑप्शन इज 1.2 ग्राम पर केजी पर डे। बताइए भाई, प्रोटीन की बात हो रही है आईसीएमआर 2020 के अकॉर्डिंगली। सी आंसर दिया है कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने डी दिया है। चलो, बिल्कुल सही है, सी वाले बिल्कुल सही है आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0.83 ग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, आपका बॉडी वेट है, रेफरेंस वेट ले लेते हैं 65 केजीज। ठीक है, किसका? मेन का एक बॉडी वेट होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि जितना भी केजी बॉडी वेट है इंटू 0.83, 65 को इंटू कर दोगे 0.83 से। ठीक है, तो आपके सामने ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी? ये आएगी आई थिंक 54, देख लेना आप लोग एक बार, 54 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, 54 के नियर अबाउट यहां पर वैल्यू आएगी। 54 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे आपको चाहिए होगा अगर आपका बॉडी वेट 65 केजी है। क्लियर? यही यहां पर बताया गया है। अगर हम बात करें आईसीएमआर 2020 के बजाय 2010 की, यानी 2010 की, तो 2010 में जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हुआ करता था पर केजी ऑफ बॉडी वेट वो था 1 ग्राम। मतलब जितने आपका वेट है उतना ग्राम आपको प्रोटीन डेली कंज्यूम करना होता था 2010 के बीएमआर 2010 के आरडीए के अकॉर्डिंगली, जो कि हम लोग फॉलो किए हैं 2020 तक। 2020 में एनआईएन ने एक नया डेटा निकाला, आईसीएमआर एनआईएन ने। उन्होंने बोला कि जितना आपका वेट है इंटू 0.83 आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी अमाउंट आ रहा है उतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको पर डे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जो होता है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट इनमें से क्या है? ऑप्शंस आर विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन डी या फिर आयरन। बताइए भाई, कितने ग्राम दाल खाने पर 54 ग्राम प्रोटीन मिल सकती है सर? देखो, एक लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है माय प्लेट फॉर द डे। ठीक है, माय प्लेट फॉर द डे में आपको पर्टिकुलर सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया गया है कि आपको कौन सी चीज कितनी कंज्यूम करनी होती है पर डे। ठीक है, अब अगर हम पर्टिकुलरली दाल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो देखो दाल में 20% प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर आपको सारा का सारा प्रोटीन दाल से ही चाहिए तो जितना भी आप दाल खा रहे हो उसका 20% आपको उसमें से प्रोटीन का पोर्शन मिलेगा। मैक्सिमम बता रहा हूं 20% होता है, बाकी वेरिएबल होता है, 20 से कम भी हो सकता है, 20 से हल्का फुल्का ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक माय प्लेट फॉर द डे के नाम से एक लेक्चर है, उसको आप लोग जाकर के जब देखोगे, यूट्यूब पे भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको देख सकते हो, एप्लीकेशन पे भी वो पड़ा हुआ है। उसमें सारे के सारे जो भी आपके फूड ग्रुप्स होते हैं उनमें किसका कंजम्पशन कितना करना है पर डे, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। क्लियर है?
देखो यहां पर बोला है कि रोडोप्सिन का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विटामिन ए। रोडोप्सिन पिगमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था ना विटामिन ए में, क्लियर, पढ़ा था ना। माई प्लेट फॉर द डे लेक्चर कहाँ पे पढ़े हैं सर? यूट्यूब पे जाकर के पढ़ सकते हैं, सौम्या, सौम्य, ठीक है, यूट्यूब पे आप जाकर के पढ़ सकते हो। इसके अलावा एप्लीकेशन पे भी फ्री कंटेंट के सेक्शन में पड़ा हुआ है वो, ठीक है, सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इन फ्यूचर उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको बता दें कि हम 2020 या 21 में जो एफएसएससीआई का एग्जाम हुआ था उसमें टीओ में भी उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, एज वेल एज फूड सेफ्टी ऑफिसर के भी एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है, क्लियर। जी जी बिल्कुल, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विटामिन ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विटामिन D3 इज सिंथेसाइज्ड फोटोकेमिकली बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट और यूवी रेडिएशन फ्रॉम द प्रिकर्सर। विटामिन D3 जो सिंथेसाइज होता है सनरेज की यूवी रेडिएशंस के मदद से, फोटोकेमिकली सिंथेसाइज होता है हमारी स्किन के ऊपर, तो ये कह रहा है कि कौन से प्रिकर्सर से वो सिंथेसाइज होता है, इसका प्रिकर्सर क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज 5 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, बी इज 6 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, सी इज 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, डी इज 8 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। तीन आंसर्स आए हैं अभी तक, बाकी लोग भी आंसर करो भाई। सी आया है, बी आया है, कुछ लोगों ने बी फिर से बोला है, ठीक है, चलो। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल एक टाइप का स्टेरॉल होता है जो कि आपके स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है। जब इस पर सनरेज की यूवी रेडिएशंस आकर के एक्ट करती हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉलीकैल्सिफेरॉल में, जिसको कि हम लोग विटामिन D3 के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। थाला फॉर अ रीजन 7, अच्छा यहां पर भी आपको MS धोनी दिख रहे हैं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन किसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज विटामिन ए, बी इज विटामिन सी इज विटामिन डी इज विटामिन ई। बताइए भाई। सनशाइन विटामिन, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए और है भी नहीं किसी का गलत, बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों ने बोला है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब सन शाइन करता है तो उसमें अगर आप जाकर के खड़े होते हो तो आपके स्किन के ऊपर विटामिन डी सिंथेसाइज होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, आप ये बताओ कि जो गोरे लोग होते हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनका की रंग डल होता है, उन दोनों में कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनमें विटामिन डी की सिंथेसिस ज्यादा देखने को मिलेगी और किसके अंदर विटामिन डी की कमी देखने को मिलेगी। ठीक, बताओ भाई आपको। चलो दो जगह ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, चलो देखो इसे, एक ले लेते हैं हम यूरोप और दूसरा ले लेते हैं अफ्रीका। ठीक है, आपको पता है यूरोप के लोग बहुत गोरे होते हैं, अफ्रीकन लोग थोड़ा सा डल होते हैं कलर में, ठीक है। अब ये बताओ कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी किन के अंदर देखने को मिलेगी, अफ्रीकन लोगों के अंदर कि यूरोप के लोगों के अंदर। डेफिशिएंसी मतलब कमी, विटामिन डी की कमी किसके अंदर होगी। किसके अंदर होगी बताओ भाई, यूरोपियन लोगों के अंदर या अफ्रीकन लोगों के अंदर। कुछ लोगों ने बोला है, शुरू से देखते हैं चलो। सांवले में ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी, अच्छा ब्लैक स्किन में विटामिन डी ज़्यादा होता है, ओके। मेलेनिन जितना अधिक होगा ब्लैक में ज़्यादा होगा, गोरे में कम और सांवले में ज़्यादा। मेलेनिन ज़्यादा विटामिन डी सिंथेसिस कराएगा, अच्छा गोरे में कम देखने को मिलेगा और डल लोग में ज़्यादा। चलो थोड़ा सा आप लोगों का मतलब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, हाँ? कुछ लोगों का मानना है कि गोरे में कमी होगी विटामिन डी की, कुछ लोगों का मानना है कि काले लोगों में कमी हो जाएगी विटामिन डी की, ऐसा ही है। ब्लैक स्किन मेलानिन सेल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जो विटामिन को इफेक्ट करता है, फेयर स्किन में कमी होती है, अच्छा फेयर स्किन में कमी होती है। चलो इसको समझते हैं, ठीक है। देखो यूरोपियन कंट्रीज में जो मेलानिन की मात्रा होती है, मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि जो स्किन का कलर होता है उसको डार्क करता है। तो मेलेनिन जो होता है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्किन डार्कर होगी। तो यूरोपियन लोगों में तो मेलेनिन कम है, अफ्रीकन लोगों में मेलेनिन का अमाउंट क्या होता है,
मेलेनिन जो पिगमेंट होता है इसका अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। इसकी वजह से ये होते हैं फेयर स्किन वाले, फेयर स्किन वाले होते हैं ये होते हैं डल स्किन वाले। ठीक है, अब देखो मेलेनिन का अमाउंट जितना कम है किसी के भी अंदर, उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। मेलेनिन का अमाउंट जितना ज्यादा है किसी के अंदर, तो उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो यहां पर इनके साथ मोर चांसेस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा सन के कांटेक्ट में रहते हैं तो इनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये लोग काले हैं इस वजह से क्योंकि ये सन के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इनके अंदर डेफिशिएंसी नहीं होगी। इनके अंदर सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू यूरोपियन लोग। ठीक है, समझ में आया? यूरोपियन लोगों के अंदर डेफिशिएंसी नहीं होगी, अफ्रीकन लोगों के अंदर डेफिशिएंसी होगी। भाई जो काले लोग होते हैं उनको सन रेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। क्लियर हुआ? ठीक है, गोरे लोगों में विटामिन डी की कमी बहुत कम देखने को मिलती है। गोरे लोगों की अगर हम बात करें तो इनको केवल 20 मिनट्स की जरूरत पड़ती है सन रेज के कांटेक्ट में। ठीक है, 20 मिनट अगर इन लोगों ने सन रेज के कांटेक्ट में अपनी स्किन को लिया तो इनके अंदर सिंथेसाइज होगा ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी। अब स्किन में हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा हाथ खुला हुआ रहे और हमारा जो फेस है इसके ऊपर किसी भी टाइप की ऐसी क्रीम जो कि सन प्रोटेक्शन कराने का काम करती है ये ना हम लोग अप्लाई किए हों। ठीक है, सनस्क्रीन नहीं लगा के जाना है। सन के सामने जब जाना है सुबह की सनरेज में या 11-12 बजे की सनरेज में 20 मिनट के लिए अगर आप जा रहे हो तो हाथ खुले हुए होने चाहिए, मुंह के ऊपर किसी भी टाइप का सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। अफ्रीकन लोगों को अगर विटामिन डी सिंथेसाइज करना है ऑप्टिमम अमाउंट में तो जस्ट इसका डबल 40 मिनट के लिए इनको सन के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा पर डे। ठीक है, तो इनको 40 मिनट की जरूरत पड़ती है, 40 मिनट कांटेक्ट ऑफ सनरेज। क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है, तो कुछ लोगों का यहां पर जो आंसर था थोड़ा सा अपोजिट था, कुछ लोगों ने सही आंसर किया था। ठीक है, यूरोपियन लोग जो कि गोरे होते हैं जिनके अंदर मेलेनिन कम होता है उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी सिंथेसाइज होता है बहुत ही जल्दी, और जिनके अंदर मेलेनिन की मात्रा ज्यादा होती है अफ्रीकन लोगों के अंदर, उनके अंदर कम से कम विटामिन डी सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ सनरेज। काले लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी देखने को मिल सकती है, गोरे लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। यह समझ में आया आपको? डाउनलोड किया जाएगा लाइव क्लास। अच्छा, ये लाइव क्लास जो है आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है एप्लीकेशन पर, कभी भी जाकर के आप एक्सेस ले सकते हो उसका, कभी भी जाकर के देख सकते हो अगेन एंड अगेन, कितनी बार भी। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? आगे चलते हैं हम लोग, 1 मिनट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विटामिन D2 इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन D2 को हम और किस नाम से जानते हैं? अभी हमने पीछे बताया था भाई, जल्दी बता दो। रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, कॉलीकैल्सिफेरॉल, अर्गोगैल्सिफेरॉल। बताइए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, D2 की बात हो रही है। मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को सही बताया, बिल्कुल सही है। विटामिन D2 जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है जिसको कि हम अर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमंग द फैट सॉल्युबल विटामिन विच विटामिन इज मोस्ट पोटेंट टॉक्सिक विटामिन। ये कह रहा है कि जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी टॉक्सिसिटी होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। टॉक्सिसिटी का मतलब है जरूरत से ज्यादा अगर आपने उसको कंज्यूम किया तो आपकी बॉडी को गलत हार्म इफेक्ट भी कॉज कर सकते हैं। ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर ए इज विटामिन ए, बी इज विटामिन डी, सी इज विटामिन ई, डी इज विटामिन के। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना कहना क्या चाहता है। कौन सा ऐसा फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर अगर आप लगातार कंज्यूम कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा खा रहे हो, तो उसके द्वारा टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं। टॉक्सिसिटी मतलब ओवर कंजम्पशन की वजह से जो आपको हार्म इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बताओ भाई कौन सा विटामिन है? मोस्टली लोगों ने यहां पर डी बोल रहे हैं, सी भी बोला है कुछ लोगों ने ए भी बोला है। अच्छा चलो, देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होने के ज्यादा चांसेस क्यों होते हैं? देखो पहली चीज, किससे किससे सिंथेसाइज हो जाएगा? सन रेज अगर आप
सनरेज पे जाते हो तो सनरेज की मदद से ये सिंथेसाइज हो जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा इसमें सोर्सेज की अगर हम बात करें कि विटामिन डी के सोर्सेज क्या होते हैं, तो प्लांट सोर्सेज भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि प्लांट में भी आपने देखा था अर्गो कैल्सिफेरॉल पाया जाता था, विटामिन D2 का फॉर्म। एनिमल सोर्सेज भी देखने को मिल जाते हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा ना कि कॉलीकैल्सिफेरॉल जो होता है, विटामिन D3। तो एनिमल प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे, चाहे मिल्क हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, या फिर जो बाकी के मीट्स वगैरह होते हैं उनमें भी पाया जा रहा है, प्लांट प्रोडक्ट में भी पाया जा रहा है, ऊपर से हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर इसका इसका टॉक्सिसिटी होने का चांस सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है कुछ पेशेंट्स के अंदर, बट इसकी टॉक्सिसिटी होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं अमंग ऑल द फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप लोग ये बताओ कि विटामिन डी जो होता है आपके बॉडी के अंदर कहां पर स्टोर होता है। हमने क्या बोला था कि जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उन सबका स्टोरेज देखने को मिलता है बॉडी के अंदर। तो विटामिन डी कहां पर स्टोर होता है आपकी बॉडी के अंदर, बताओ भाई। कोई नहीं, देखो यहां पे गलतियां कर लो आप लोग, बस एग्जाम हॉल में गलतियां मत करना, क्लियर। एक आंसर आया है लीवर, चलो बिल्कुल सही आंसर है, लीवर में भी होता है। लीवर में क्या होता है, स्टोरेज देखने को मिलता है विटामिन डी का। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू जो होती है आपकी, जो कि फैट का रिजर्व होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, इसके अंदर भी ये स्टोरेज फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेगा, लिवर के अंदर या एडिपोज टिश्यू के अंदर, तो मोस्टली जो यहां पर स्टोरेज देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा वो मिलेगा एडिपोज टिश्यू के अंदर, तो ठीक है। तो मोस्टली विटामिन डी इज स्टोर्ड इन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, क्लियर हुआ ये, ठीक है। हाँ, लिवर में और एडिपोज टिश्यू में दो जगह है, दो साइट इसकी ऐसी है जो कि विटामिन डी को स्टोर कराने का काम करती है। यही वजह है कि इसकी टॉक्सिसिटी भी होती है भाई, इसका स्टोरेज भी हो रहा है लगातार, आप इसका कंजम्पशन भी किए जा रहे हो, ओवर एंड ओवर कंजम्पशन किए जा रहे हो, और ये फैट सॉल्युबल होता है, तो फैट आप जितनी बार भी खाओगे उतनी बार आपकी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जाएगा, तो अपनी टॉक्सिसिटी को भी कॉज कर सकता है। तभी जॉइंडिस में ओमेगा 3 खाने को बोलते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है। ओमेगा 3 इज अ काइंड ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड होता है, उसके बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। प्लीज जो भी क्वेश्चन आप डाउट सेशन कराते हैं उनके टॉपिक पहले बता दिया करिए ताकि रिवीजन हो जाए। अच्छा ठीक है, आगे से कर दिया करेंगे। अभी आज क्या हुआ कि सबसे ज्यादा फोकस किया गया आपके सिलेबस के ऊपर, हमने कुछ भी पढ़ाया हो बट हम उसी चीज पे ज्यादा फोकस करके उसके क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला काम, हम आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे, सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करा करके उसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स हमने पढ़ा रखे हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे से क्या किया जाएगा कि जब भी आपके डाउट सेशंस होंगे तो उससे पहले आपको इन्फॉर्म करा दिया जाएगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ। विटामिन डी किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? ऑप्शंस आर कैल्शियम, फास्फोरस, बोथ ए एंड बी, या फिर नन, बताइए। फूड केमिस्ट्री की क्लास, फूड केमिस्ट्री तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना, फूड केमिस्ट्री के डाउट सेशंस को भी कंप्लीट कर लिए थे आई थिंक। मोस्टली लोगों ने आंसर किया है ए या फिर सी, ठीक है, सी ज्यादा आंसर आया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, मतलब कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है और फास्फोरस का भी एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है विटामिन डी, क्लियर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, रिकमेंडेड विटामिन ई इनटेक। आरडीए कितना होता है विटामिन ई का, बेसिकली ये कह रहा है रिकमेंडेड कितना होता है। ऑप्शंस आर 0.6 to 1 mg ऑफ टोकोफेरॉल, 2 to 5 mg ऑफ टोकोफेरॉल, 5 to 6 mg ऑफ टोकोफेरॉल, 7.5 to 10 mg ऑफ टोकोफेरॉल। ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये पर डे में है, ठीक है, डेली डेली आपको कितना कंज्यूम करना होता है विटामिन ई। एक आंसर आया है डी, दूसरा भी आंसर आया है डी, बाकी लोग भी आंसर करिए। ए आंसर आया है, ठीक है। तो देखो यहां पर बात हो रही है किसकी, यहां पर बात हो रही है पर्टिकुलरली विटामिन ई की। तो विटामिन ई जो होता है टोकोफेरॉल, इसके अगर हम आरडीए की बात करें तो ये होता है 7.5 to 10 mg ऑफ टोकोफेरॉल पर डे। रोज आना आपको 7.5 से लेकर के 10 mg ऑफ टोकोफेरॉल को कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। अब देखो विटामिन ई को ना इंटेंशनली बहुत लोग खा रहे हैं इंडिया में,
बहुत लोग खा रहे हैं। जैसे आपने बताया ना कि ब्यूटी विटामिन होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको खा के सोचते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफाई हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। विटामिन ई जितना आपके अमाउंट, जितना आपकी बॉडी में चाहिए उतना ही आपको कंज्यूम करना है। उससे ज्यादा कंज्यूम करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा आपको यहां पर उसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस भी हो जाएंगे। अगर आप ओवर एंड ओवर लगातार विटामिन ई का कंजम्पशन कर रहे हो अलॉन्ग विद टेकिंग फैट, फैट के साथ साथ, तो फैट के साथ वो लगातार जाएगा, आपकी बॉडी में स्टोर होता रहेगा, एक दिन ज्यादा स्टोरेज की वजह से टॉक्सिसिटी भी कॉज कर देगा। तो यहां पर जो मार्केट में अवेलेबल विटामिन ई के डोजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, 400 mg, 200 mg, इतने ज्यादा डोजेस वाले विटामिन ई आते हैं। उनको तब कंज्यूम करना चाहिए जब आपकी बॉडी में ऐसा फील हो रहा है कि आप विटामिन ई से जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनसे रिच, उनको आप कम कंज्यूम कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आपने मन किया तो जाकर के हम लेकर के आए और खा लिए, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, इस वजह से ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। खास करके जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनका आप कम कंजम्पशन करो। अगर आपको डेली कंज्यूम करना है विटामिन को, तो आप वाटर सॉल्युबल वाले विटामिन को कर सकते हो। जैसे विटामिन बी के जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप कंज्यूम कर सकते हो। विटामिन सी की गोली आप डेली खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका एक्सेस अमाउंट होगा तो आपकी यूरिन के साथ पास आउट हो जाएगा बाहर, ठीक है। वो टॉक्सिसिटी नहीं कॉज करेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन ऑयल। ऑयल के अंदर नेचुरली कौन सा एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस आर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, जिसको हम लोग बीएचए के नाम से जानते हैं। सेकंड इज टोकोफेरॉल, थर्ड इज ascorbic एसिड, फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। 8 to 10 mg, हाँ भाई तो वही है ना, 7.5 नियर अबाउट 8 ही कर लो आप उसे, 7.5 to 10 या 8 to 10, ठीक है, राउंड ऑफ कर लो आप। ब्यूटी और हेयर लॉस वाले खाते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके अंदर विटामिन की कमी पहली चीज बहुत ही रेयरली होती है भाई। विटामिन को माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्यों डाला गया? माइक्रो न्यूट्रिएंट में डाला ही इसीलिए गया है क्योंकि बहुत कम चाहिए आपको डेली, ठीक है, बहुत ही कम चाहिए होता है। देख तो रहे हो 7.5 mg कितना कम होता है डेली, बहुत कम है। कोई भी फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट आप अगर नेचुरल प्रोडक्ट खाओगे तो आपके अंदर चला ही जाएगा विटामिन ई किसी न किसी फॉर्म में। तेल से बनी हुई कोई भी चीज खा रहे हो, सब्जी वब्जी खा रहे हो, चला जाएगा आपके अंदर, क्योंकि उसमें पाया जाता है नेचुरली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टोकोफेरॉल विल बी द राइट आंसर। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो कि ऑयल में पाया जाता है, ऑयल जितने भी तेल होते हैं उनमें नेचुरली प्रेजेंट जो होता है एंटीऑक्सीडेंट वो होता है आपका टोकोफेरॉल, दैट इज विटामिन ई, ठीक है। कुछ लोगों ने सी भी बोला है, तो देखो एस्कॉर्बिक एसिड भी एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन वो ऑयल में नहीं पाया जाएगा। बताओ क्यों नहीं पाया जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड ऑयल में? कोई बताएगा मुझे? बीएचए इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर नेचुरल बोला है भाई, बीएचए इज अ सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखना है आपको। ये सिंथेटिक हो गया, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये भी है। अब ये बताओ कि सी करेक्ट आंसर क्यों नहीं हुआ? एस्कॉर्बिक एसिड क्यों करेक्ट आंसर नहीं हुआ? बताओ भाई, जल्दी बताइए। एस्कॉर्बिक एसिड, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। वाटर सॉल्युबल होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी है ना भाई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। हमने बात किया है ऑयल की, ऑयल में तो सॉल्युबलाइज ही नहीं होगा, तो कैसे नेचुरली प्रेजेंट होगा? ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बीएचए देखो ये सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट है, ये हम लोग ऐड करते हैं, इंटेंशनली ऐड कराते हैं ऑयल्स के अंदर, ये सिंथेटिक फॉर्म होता है। बीएचए है, बीएचटी है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन, और इसके अलावा बीएचक्यू है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी क्विनोन, ये सारी जितने भी आपने कंपाउंड्स देखे ये सब सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। प्रोपाइल गैलेट वगैरह भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के नेचुरली अकर्स एज डैश ऑफ एनिमल टिश्यूज, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किस फॉर्म में पाया जाता है विटामिन के? किसके अंदर? एनिमल के अंदर, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा, और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस करते हैं। ऑप्शंस आर फिलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, नेप्थोक्विनोन, सिस्टोक्विनोन। बताओ भाई। कोई बात नहीं, जो भी लोग लेट हुए हैं आप लोग क्या करना कि इसका जो रिकॉर्डेड वर्जन है ना उसको जाकर के देख लेना एक बार। क्लियर? गुड इवनिंग रीना। देखो मैक्सिमम लोगों ने ए आंसर किया है, कुछ लोगों ने बी आंसर किया है। तो देखो यहां पर इसका करेक्ट आंसर भाई, देखो एनिमल लिखा हुआ है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेनाक्विनोन। फिलोक्विनोन किन में पाया जाता है? फिलोक्विनोन प्लांट्स के केस में पाया जाता है ना, विटामिन के का वो फॉर्म जो कि प्लांट्स में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है।
मेनाक्विनोन किसको हम लोग बोलते हैं? मेनाक्विनोन उसको बोलते हैं जो कि एनिमल्स में पाया जाता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेनाक्विनोन। होते दोनों विटामिन के फॉर्मूला हैं, ठीक है। नेप्थोक्विनोन भी विटामिन के का ही एक फॉर्म होता है, बट एनिमल, प्लांट ये सब लिखा है तो उस पर हम लोगों को गौर करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डाइट एक्सेसिव इन पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स कैन लेड टू फॉर्मेशन ऑफ peroxidized फैटी एसिड्स दैट मे रीच हार्मफुल इफेक्ट लेवल्स, देयर इज एविडेंस दैट डैश प्रिवेंट्स दिस। कहना क्या चाहता है? देखो, जब आप पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाली चीजों को, डाइट को ज्यादा खाने लगते हो, पूफा वाली डाइट को ज्यादा खाने लगते हो, तो उसकी वजह से पेरोक्सिडाइज्ड फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पेरोक्साइड्स का फॉर्मेशन होने लगता है। आगे यहां पर कह रहा है कि ये जो है आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है, ये जो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, पेरोक्सिडाइज्ड फैटी एसिड, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसको प्रिवेंट करती हैं, इसका जो हार्म इफेक्ट है। कौन सी ऐसी चीज है जो इसका हार्म इफेक्ट को प्रिवेंट करेगी? ऑप्शंस आर विटामिन ए, डी, ई और के। बताओ भाई। हाँ हाँ हाँ, K2 होता है मेनाक्विनोन, K1 है फिलोक्विनोन। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है वो पेरोक्सिडाइज्ड फैटी एसिड जो होती हैं उनके फॉर्मेशन से रोकने का काम करता है बॉडी में, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइप का नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है ना भाई, तो इसी वजह से ये रोक लेता है। क्लियर? थोड़ा सा जल्दी से करते हैं क्योंकि 8 बज गया है ऑलरेडी, 1 घंटे हो चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइनोसिस एंड अ लाउड पियर्सिंग क्राई इन इन्फेंट्स ड्यू टू थायमिन डेफिशिएंसी? एक विटामिन होता है जिसको हम लोग थायमिन बोलते हैं, इस विटामिन को हम लोग बोलते हैं विटामिन B1, ठीक है। इसकी कमी से इन्फेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही तेजी से चिल्लाते हैं, रोते हैं, ठीक है। साइनोसिस देखने को मिलती है उनके अंदर। अब बताओ कि यहां पर इस बीमारी को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी, इन्फेंटाइल बेरी बेरी, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। बताओ भाई, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। विटामिन आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक चीज याद रखना, विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीजेस, विटामिन का आरडीए, विटामिन के सोर्सेज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डैम श्योर है कि पूछे ही पूछे जाएंगे, श्योर है कि पूछा जाएगा। विटामिन में यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। हम लोगों ने बहुत एनालिसिस की है, तब आपको यहां पर ये सारी चीजें बताते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ो सारी चीजों को। देखो, आप लोगों ने बोला है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इन्फेंटाइल बेरी बेरी जो होता है वो कॉज होता है, ये सारे करेक्टर्स इन्फेंटाइल बेरी बेरी के हैं। इन्फेंटाइल बेरी बेरी का मतलब ये कि ऐसा बेरी बेरी जो कि इन्फेंट्स में हो रहा है। अगर यहीं पर ये सारी कंडीशंस में बोला जाता कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते? ड्राई बेरी बेरी बोलते, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर यहां पर होती तो, अगर लिखा होता कि कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम के लिए यहां पर हम लोग इसको वेट बेरी बेरी बोलते, ठीक है। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी इज येट एन अदर डिजीज जो कि यहां पर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है। इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ वर्निक्स इंसेफेलोपैथी ड्यू टू थायमिन डेफिशिएंसी? थायमिन की डेफिशिएंसी जो वर्निक्स इंसेफेलोपैथी हो रहा है, इंसेफेलोपैथी, उसका हॉलमार्क फीचर क्या है, सिम्टम क्या है? ऑप्शंस आर मसल वेस्टिंग, पैरालिसिस ऑफ आई मसल, डायरिया, डर्मेटाइटिस। बताओ भाई, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी में कौन सा सिम्टम यहां पर देखने को मिलता है? बताइए बताइए। सी आंसर आया है और बी आया है। चलो बिल्कुल सही है, बी आंसर। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैरालिसिस ऑफ आई मसल्स। जो आंखों की मसल है इनमें पैरालिसिस हो सकती है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर्ली ब्लिंक नहीं कर सकते हो, आईज में फिर इंफेक्शंस भी होंगे। तो यहां पर वर्निक्स इंसेफेलोपैथी जो होती है वो आई के ऊपर डिसऑर्डर कॉज करती है। क्लियर? वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने बी बोला है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, मिल्क इज गुड सोर्स ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन एक्सेप्ट फॉर? ज्यादातर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनका एक अच्छा सोर्स होता है दूध, लेकिन एक ऐसा वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि बहुत ही रेयर अमाउंट में पाया जाता है, बहुत ही नेग्लेजिबल अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। उसका नाम बताना है। साइनोकोबालामिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर थायमिन। बताओ भाई। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, नील के बराबर आप बोल सकते हो कि नियर अबाउट नील, ठीक है। ये बहुत ही कम अमाउंट में देखने को मिलता है दूध के अंदर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, सभी लोगों ने सही आंसर किया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ?
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम की एक बीमारी है, किसकी डेफिशिएंसी से होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शंस आर B9, B5, B6 या फिर B2। बताओ। B9 जिसको हम लोग फोलिक एसिड या फोलेट के नाम से भी जानते हैं, B5 जिसको हम लोग पेंटोथेनिक के नाम से जानते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, B6 जिसको हम लोग पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, या फिर B2 जिसको हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। बताओ भाई इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। चलो, ए आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए दैट इज B9। B9 की डेफिशिएंसी से यहां पर जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जनरली चिल्ड्रंस में होता है, चाइल्ड जो होते हैं उनमें। देखो B9 अगर आपको याद रखना है तो सिर्फ B9 नहीं याद रखना है, उसका केमिकल नेम भी याद रखना है, ठीक है। और मैं तो कहता हूं कि जितने भी विटामिन है उन सबका केमिकल नेम आप लोगों को रट जाना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। खास करके B6 फेवरेट क्वेश्चन है, B6 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया और B3 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। याद तो सारा करना है, याद हम करा भी देंगे आपको लास्ट तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिन बाइंडर? बायोटिन को बाइंड करने का काम कौन कर रहा है? बेसिकली एक टाइप का एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है जो कि विटामिन B7 जिसको हम लोग बायोटिन बोलते हैं उसके साथ जाकर के बाइंडिंग करा लेता है और उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए इज एविडिन, बी इज एफ्लाटॉक्सिन, सी इज गॉसिपॉल्स एंड डी इज ओवेल्ब्यूमिन। बताइए भाई। और मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं ए बी डी, ठीक है। तो देखो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज एविडिन। एविडिन जो होता है ये एग व्हाइट में पाया जाता है, ठीक है। एग के व्हाइट पोर्शन में देखने को मिलेगा। और इसका अगर आप ओवर कंजम्पशन करते हो, ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन अगर आप इसका करते हो, एक्सेस कंजम्पशन, तो आपके बॉडी में अगर B7 प्रेजेंट है, अगर आपने बाहर से B7 खाया तो वो B7 एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी के अंदर। क्यों नहीं एब्जॉर्ब होगा? क्योंकि ये जो एविडिन है वो उसके साथ जाकर के बाइंड कर लेता है। इसी वजह से एविडिन इज ऑल्सो नोन एज अ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। ये एक टाइप का एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर भी कहलाता है। क्यों कहलाया? क्योंकि ये बायोटिन के साथ जाकर के बाइंड कर लिया, विटामिन B7 के साथ जाकर के, B7 के साथ जाकर के ये बाइंड कर लिया। क्लियर? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यस यस। हाँ, मतलब मिनिमम आपको 20 रॉ एग रोज खाने होंगे तब जाकर के जो एविडिन होता है ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो बहुत ही रेयरली इतना ज्यादा लोग एग खाते हैं, एग खाते भी हैं तो रॉ एग बहुत कम खाते हैं, ठीक है। ये रॉ एग वाइट की वजह से होता है भैया, रॉ भी लिख लो, ठीक है। रॉ एग वाइट अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो उसकी वजह से ये जाकर के बायोटिन को बाइंड कर लेता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 इज व्हाट आर द पोटेंशियल सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी? स्कर्वी का पोटेंशियल सिम्टम बताओ, कौन कौन सा सिम्टम होता है स्कर्वी के केस में? ऑप्शंस आर सोलन ब्लीडिंग गम्स, सेकंड इज कॉर्क स्क्रू हेयर्स, थर्ड इज जॉइंट पेन एंड मसल एक्स, फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। बताओ भाई। बताइए बताइए। एक आंसर आया अभी तक, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ठीक है। सभी ने सही आंसर किया है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। जितने भी सिम्टम्स आपको यहां पर बताए जा रहे हैं सबका सब सिम्टम होता है स्कर्वी का। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है ये, ठीक है। अब यहां पर सिम्टम्स देखो, सोलन ब्लीडिंग गम्स, जो आपका गम होता है, जो जबड़े होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, उनमें से ब्लीडिंग भी होती है, खून निकलता है। कॉर्क स्क्रू हेयर्स, कॉर्क स्क्रू हेयर का मतलब क्या होता है? जो हेयर्स होते हैं ना वो कुछ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे टाइप का हेयर देखने को मिलेगा सर पे, ठीक है, कॉर्क के स्क्रू की तरह, ठीक है। अगला है जॉइंट पेन एंड मसल एक्स, यानी जो जॉइंट्स जहां जहां पर हैं वो सब दर्द करने लगते हैं, मसल्स में बहुत पेन होता है। तो इसका ये जितना भी यहां पर सिम्टम बताया गया सबका सब सिम्टम है स्कर्वी का। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर विटामिन सी अकॉर्डिंग टू ICMR 2020? ICMR 2020 के अकॉर्डिंगली विटामिन सी का RDA कितना होगा? ऑप्शंस आर 60 mg पर डे, 80 mg पर डे, 100 mg पर डे या फिर 120 mg पर डे। जल्दी बताओ भाई थोड़ा, ठीक है। अच्छा, आप लोग इतने लेट से ज्वाइन कर रहे हो, बताओ। कई कई लड़के हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, इतना लेट क्यों कर दिया आपने? क्या ऑफिस वगैरह था क्या आप लोगों का, जॉब वगैरह ऐसा कुछ? ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने यहां पर आंसर किया है बी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी दैट इज 80 mg पर डे विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 80 मिलीग्राम्स पर डे आपको डेली खाने होते हैं विटामिन सी को। अच्छा, इससे ज्यादा भी खा सकते हो, विटामिन सी को इससे ज्यादा भी खा सकते हो। क्यों? विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है,
ये आपके अंदर टॉक्सिसिटी जनरली नहीं कॉज करता है, क्योंकि अगर इसका टॉक्सिसिटी हुआ तो ये यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा बॉडी के बाहर, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। विटामिन बी और विटामिन सी की टॉक्सिसिटी जनरली बॉडी में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का मेजर सोर्स इनमें से क्या नहीं है? ऑप्शंस आर सिट्रस फ्रूट्स, गुआवा, मीट या फिर ड्रमस्टिक लीव्स। बताइए भाई, बताइए बताइए। एक आंसर आया अभी तक, दो आंसर्स आए हैं, तीन आंसर्स। हाँ, मैक्सिमम लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन इज, राइट आंसर इज विटामिन सी। देखो, सिट्रस फ्रूट आपको पता है अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का। सिट्रस फ्रूट मतलब जितने भी ऑरेंज है या फिर लेमन है या फिर मौसमी है, ये सब सिट्रस फ्रूट के अंदर आते हैं। गुआवा भी एक अच्छा सोर्स होता है, व्हाइट गुआवा स्पेशली। इस समय इसका सीजन भी चल रहा है, आप लोग अच्छे से खाया करिए, जितने भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनको खूब खाया करिए, ठीक है। मीट की अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन सी नहीं होता है, बहुत कम रेयर अमाउंट में पाया जाता है विटामिन सी। तो आपने क्या क्या देखा, मिल्क में भी बहुत कम पाया जाता है, मीट में भी बहुत कम पाया जाता है, ठीक है, विटामिन सी का अमाउंट। ड्रमस्टिक लीव्स जो होती हैं उनमें भी इसका अमाउंट देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्रीन चिली भी इसका अमाउंट देखने को मिलता है, ठीक है। बेस्ट सोर्स अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि यहां पर बेस्ट सोर्स कौन सा होता है, मतलब कौन सा ऐसा सोर्स है जिसमें कि विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो ये होता है आपका आंवला। आंवला या आंवला जिसको आप बोलते हो, इंडियन गूसबेरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, इंडियन गूसबेरी। भैया यहां से क्वेश्चन आया है इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना ये चीज। अगर हम इसको वर्ड में बोले कि ऑल ओवर वर्ल्ड इसका सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है, तो ये होता है आपका बारबाडोस चेरी। बारबाडोस चेरी, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम बात करें सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, बारबाडोस चेरी है। इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे तो आंवला इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। आंवला का भी सीजन आ गया है, अभी ही आया है, और गुआवा का भी सीजन आ गया है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो खूब आ रही है, तो इसलिए आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम किया करो, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का। मीट में कार्बोहाइड्रेट्स कितना होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ मीट में डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मीट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। नियर अबाउट 16% के आसपास उसमें आपका 16 to 20% के आसपास उसमें आपको प्रोटीन देखने को मिल जाता है। कार्ब्स कम अमाउंट में होते हैं मीट के अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ कि बारबाडोस चेरी अगर ऑप्शन में है तो बारबाडोस चेरी को आपको टिक करना है। इंडियन गूसबेरी अगर ऑप्शन में है और बारबाडोस चेरी नहीं है तो इंडियन गूसबेरी को टिक करना है। दोनों ऑप्शन में है फिर भी आपको बारबाडोस चेरी को टिक करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर इंडिविजुअल्स विद किडनी स्टोन्स एडवाइज टू अवॉइड एक्सेसिव विटामिन सी इनटेक। जिनके अंदर किडनी स्टोन होता है, पथरी जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको मना किया जाता है कि आप भाई विटामिन सी को कम से कम खाओ। क्यों मना किया जाता है? ऑप्शंस आर, विटामिन सी इंपेयर्स कोलेजन सिंथेसिस, मतलब ये कोलेजन की सिंथेसिस को इफेक्ट करता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि ये एलर्जिक रिएक्शंस को कॉज कर देगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ये मेटाबोलाइज होता है ऑक्सैलिक एसिड में। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस को इंटरफेयर करता है। बताओ भाई। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये मेटाबोलाइज हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड में, तो ये ऑक्सलेट्स का फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मेशन कर देगा। अब वो जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है वही तो होता है जो पथरी होती है, ठीक है। उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वही तो पथरी का फॉर्मेशन करते हैं ना, स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एक रिस्क फैक्टर इनमें से क्या है? ऑप्शंस आर, हाई कैल्शियम इंटेक, सेकंड इज यंग एज, थर्ड इज एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, लास्ट ऑप्शन इज एडिक्वेट विटामिन डी इंटेक। रिस्क फैक्टर बताओ भाई, थोड़ा जल्दी करो क्योंकि 41 क्वेश्चंस ओवरऑल हैं। तो देखो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। समझना इसको, हाई कैल्शियम अगर आप खाओगे तो विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि हाई कैल्शियम लेवल की वजह से अच्छे से कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये एक ऐसी बीमारी होती है जहां पर जो डेंसिटी होती है बोन्स की वो कम होने लगती है, ठीक है। बोन्स में छोटे छोटे पोर्स अंदर से क्रिएट होने लगते हैं, यानी कैल्शियम का डीमिनरलाइजेशन बेसिकली होने लगता है। तो अगर आप कैल्शियम खाते रहोगे तब ये डिजीज नहीं होगी, ठीक है। यंग एज में भी ये डिजीज नहीं होती है। एडिक्वेट विटामिन डी इंटेक करोगे तब भी ये डिजीज नहीं होगी, क्योंकि विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को।
एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है ये एक ऐसा हार्मोन होता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज, मीनोपॉज के बाद जो महिलाएं होती हैं उनमें एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से उनमें ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा होती है। भारत में आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं उनको पैर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। पैरों में या हाथों में अचानक से हल्का सा भी अगर कहीं पर गिर जाती हैं तो उनमें बोन जो होती है वो ब्रेक कर जाती है। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादा उम्र के साथ एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती चली जाती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए फॉर कैल्शियम अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2020? आईसीएमआर 2020 के अकॉर्डिंगली कैल्शियम का आरडीए कितना है? फर्स्ट इज 500, सेकंड इज 800, थर्ड इज 1000, फोर्थ इज 1200 मिलीग्राम से डे। बताइए भाई, क्विक। सी बताया कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने बी बताया। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1000 mg पर डे। ठीक है, डेली आपको 1000 mg मिनिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर? मिनिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम डेली 1000 mg आपको चाहिए होता है। और कैल्शियम सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको चाहिए होता है जितने भी मिनरल्स होते हैं उन सब में, क्योंकि आपकी बॉडी का 39 to 40% अबाउट केवल कैल्शियम और कैल्शियम से ही बना हुआ है। ठीक है, मोस्टली उसमें से भी आपका जो स्केलेटल पार्ट है, हड्डियों का पोर्शन है, वो कैल्शियम से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन वर्क टुगेदर टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल? नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों एक साथ वर्क करते हैं। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। एक जो काम परफॉर्म करता है उसका उल्टा काम कैल्सिटोनिन परफॉर्म करता है, और ये दोनों मिलकर के नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल और नॉर्मल बोन कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। ऑप्शन ए इज बोथ स्टिमुलेट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, दोनों कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट कराते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि बोथ इनहिबिट कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, दोनों इनहिबिट करने का काम करते हैं। थर्ड ऑप्शन इज पैराथॉर्मोन जो होता है वो इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, कैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। ब्लड कैल्शियम के रेस्पेक्ट में यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन इज कैल्सिटोनिन इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, पैराथायरॉयड हार्मोन डिक्रीज करता है। बताओ भाई। वेरी गुड, इससे पहले आप लोगों ने लग रहा है सॉल्व किया इसे। इसको समझना, ये आपकी ब्लड वेसल्स है और ये है आपकी बोन। ठीक है, ये बोन है और ये ब्लड वेसल्स हैं। देखो, ब्लड के अंदर जब कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो बोन से कैल्शियम लेने लगता है ब्लड। समझना इसको थोड़ा सा, ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हुई तो बोन से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है ब्लड। ठीक है, और अगर बोन के अंदर ब्लड की कैल्शियम लेवल की कमी हो गई, बोन के अंदर, ध्यान देना, तो ये कहां से लेगा? ये लेता है ब्लड से, और यही लगातार रेगुलेट होती रहती है, ये प्रोसेस पूरी रेगुलेट होती रहती है। ठीक है, इसके पास अगर कैल्शियम की कमी पड़ी तो ये ब्लड से ले लेगा, ब्लड के पास कैल्शियम की कमी पड़ी तो बोन से ले लेगा। तो देखो यहां पर कह रहा है कि पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। मतलब जब बोन से ब्लड की तरफ कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा था तो इसमें कौन सा हार्मोन काम करेगा? यहां पर काम करेगा पैराथायरॉयड हार्मोन। ध्यान देना इस वाले प्रोसेस में। ठीक है, और जब बोन के पास कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वो ब्लड से लेने का काम करता है। तो इसको हम लोग कौन से हार्मोन से रिप्रेजेंट करेंगे? कैल्सिटोनिन से। कैल्सिटोनिन जो होता है ये बोन के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द ब्लड। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हैं, दोनों ओवरऑल कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? पैराथॉर्मोन कर रहा है। क्लियर हुआ? इस वजह से यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इज फैसिलिटेटेड बाय। ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन से मिनरल की हेल्प से होता है? ऑप्शंस इज पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर और सोडियम। बताओ भाई, जल्दी बताइए। जिन लोगों ने लेट से ज्वाइन किया है क्लास को, वो लोग एक बार इसका पीडीएफ तो एटलीस्ट देख ही लेना। ठीक है, क्लास का पीडीएफ देख लेना अगर आप पूरी क्लास को नहीं देखना चाहते हो तो।
देखो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर क्या आंसर किया, ए आंसर आया है और डी आंसर आया है। तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सोडियम। सोडियम क्या करता है, सेल्स के अंदर तक ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है। सोडियम एक्ट लाइक अ व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल्स। ठीक है, होता ये एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है, लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज को लेकर के जाता है, क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज को जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब जब किसी भी चीज को आप पुश करोगे तब तो वो अंदर चला ही जाएगा ना। तो सोडियम एक ऐसा व्हीकल होता है जिसके ऊपर ग्लूकोज आता है और उसको पुश किया जाता है बाय सप्लाइंग द एनर्जी एटीपी की मदद से। अंदर जब ग्लूकोज चला जाता है सेल के अंदर तो सोडियम खुद बाहर आ जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है। ये चीज ध्यान देना आप। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेजर कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मेजर कैटायन कौन सा होता है, मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसमें मेजॉरिटी में कौन सा कैटायन देखने को मिलेगा। ऑप्शंस आर सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन या फिर मैग्नीशियम। बताइए भाई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ए आंसर आया है एक, बाकी लोगों को बताइए आंसर बताइए। एक आंसर आया बी, ए, ठीक है। तो देखो ज्यादातर लोगों ने ए आंसर किया है, बट ए इज नॉट द राइट आंसर। आंसर इज बी, पोटेशियम विल बी द इंट्रासेलुलर कैटायन। जो आपका सेल के अंदर का फ्लूइड है ना, उसमें पोटेशियम पाया जाता है। सेल के बाहर के फ्लूइड में सोडियम और क्लोरीन पाया जाता है। ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मिनरल व्हेन प्रेजेंट रिमूव्स फॉस्फेट एंड फाइटेट एनहेंसिंग आयरन एब्सॉर्प्शन। देखो अगर फॉस्फेट और फाइटेट प्रेजेंट हैं तो ये आयरन के साथ बाइंड कर लेते हैं। तो कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि फॉस्फेट और फाइटेट को रिमूव कर देता है और आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने का काम करता है। ऑप्शन आर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर सोडियम। बताओ भाई, ABCD में से क्या होगा। बताओ बताओ जल्दी बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से आंसर। एक आंसर आया है, दो आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर अभी भी नहीं आया। करेक्ट आंसर अभी भी नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैल्शियम। आप लोग एक बार जाकर के दोबारा से जब लेक्चर्स को देखोगे, पीडीएफ्स को देखोगे, तो वहां पर ये सब चीजें मेंशन्ड आपको दिखेंगी। ठीक है, कैल्शियम जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, वो फाइटेट और फॉस्फेट को रिमूव करता है। ये फाइटेट और फॉस्फेट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो कि आकर के आयरन के साथ बाइंड कर लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। बट कैल्शियम क्या करता है कि इन सबको रिमूव करने का काम करता है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये थे आज आपके टोटल क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने यहां पर सॉल्व किए फ्रॉम द टॉपिक ऑफ बीएमआर एज वेल एज आरडीए एज वेल एज विटामिन एंड मिनरल्स। क्लियर। आगे से जो भी क्लासेस होंगी उसके टॉपिक्स को आपको प्री इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो और आप रिवाइज करके आ सको क्लास के अंदर। क्लियर। ठीक है, तो सेशन को यहीं पर एंड किया जाए। फूड न्यूट्रिशन ओवर हो गया जी? नहीं, फूड न्यूट्रिशन की अभी आपके पास 22 क्लासेस गई हैं। आई थिंक 28 के आसपास क्लासेस ओवरऑल हैं। ठीक है, 28 क्लासेस जब चली जाएंगी तब ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई भी और डाउट हो तो जल्दी से हमको बता दीजिए, यही तो सेशन को फिर यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, और कोई बात नहीं, जो भी लोग लेट हुए हैं आप दोबारा से इस सेशन को देख लेना। ठीक है, फूड केमिस्ट्री में कुछ क्लासेस ऐड हुई हैं, हाँ शायद एंटी न्यूट्रिशन की क्लासेस ऐड हुई हैं, उसको आपको दोबारा से जाकर के वॉच करना है। ठीक है, अच्छा थैंक यू मोहित। ठीक है, तो आगे से जो भी क्लासेस होंगी आपको प्री इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम का जो डेट है वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, फॉर्म्स फिल हो चुके हैं, अब एग्जाम होना होना है, तो उसकी डेट्स कभी भी रिलीज हो सकती हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।